हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सेकेंड ग्रेड की एसएसटी में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है, इसमें आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो इस जो चैप्टर को है या इस टॉपिक को है आप अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि इसमें जो सम्स आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो अगर सम आएगा तो बहुत छोटा आएगा, और अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में आपको फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति में हम औसत की माप करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम किसकी माप करते हैं? औसत की। यह श्रेणी के सीमांत पदों के बीच स्थित एक ऐसा अंक है जो वितरण के मध्य भाग में मूल्यों के जमाव की जानकारी देता है। इसी कारण इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है बेसिकली ये एवरेज की माप करते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी श्रेणी है, बहुत बड़ी संख्याओं की एक श्रेणी है, उसका जो जमाव है, जो उसकी टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो किस प्रकार की है, और उसके जो मध्य भाग है, वो जो उस मध्य भाग में जो मूल्य है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, ये जानकारी हमें कौन देता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देते हैं। अब सांख्यिकी औसत का उद्देश्य, महत्व एवं कार्य क्या है? देखिए, सांख्यिकी जो औसत होता है, जो एवरेज हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है? एक तो क्या करता है, वो सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो आपको डेटा दिया गया है, उसका एक सरल और संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करेगा। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा देगा। मान लीजिए कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो उसमें बेनिफिशियल होता है। संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कोई फ्रीक्वेंसी है, वो क्या टेंडेंसी रखती है, तो आप हर एक इंडिविजुअल नंबर को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता ना। एक कोई इंडिविजुअल नंबर कोई पूरे फैक्ट की बात नहीं कर सकता, पूरा एनालिसिस नहीं बता सकता। तो पूरे जो फैक्ट होते हैं, सारे जो डेटा होते हैं, उनको हम समूह में कन्वर्ट करके जब एवरेज निकालते हैं तो हमें उस जो फ्रीक्वेंसी है उसका प्रतिनिधित्व पता चल जाता है। चौथा जो पॉइंट है इसका, सांख्यिकी विश्लेषण का आधार है। स्टैटिक्स जो है वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड होती है? एवरेज पे डिपेंड होती है। एवरेज पे ही स्टैटिस्टिक्स काम करता है। अब देखिए सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। अब सांख्यिकी माध्य क्या क्या होते हैं? मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक। सबसे पहले हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है। देखिए बच्चों, माध्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समांतर माध्य होता है, एरिथमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य होता है, जियोमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य होता है, हार्मोनिक मीन। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में वो समांतर माध्य यूज़ होता है। अब देखिए समांतर माध्य क्या है। यह वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग में उन पदों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने एक सम भी ले रखा है। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखिए, समांतर माध्य की प्रॉपर्टीज, ये जो 2 पॉइंट है समांतर माध्य के, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार, हजारों बार। इन सिर्फ 2 लाइनों से ही क्वेश्चन आता है समांतर माध्य की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये 2 जो लाइन्स है वो वर्ड टू वर्ड आपको याद रखनी। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? पहली प्रॉपर्टी है इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या है?
वास्तविक माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वास्तविक माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। वास्तविक माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के का बीजगणितीय जोड़ क्या होता है? शून्य होता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन है, वास्तविक माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योगफल न्यूनतम होता है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको वर्ड टू वर्ड समांतर माध्य में याद रखनी है। अगर सम की बात करें तो सम इस प्रकार से आता है इसका, जैसे ये आपको एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है 9, 8, 27, 36, 45। अब इसका समांतर माध्य करना है आपको। तो हमने जब समांतर माध्य पढ़ा था उसमें क्या दिखाया गया था? यह वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग में उन पदों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। मतलब श्रेणी के सभी पद, उनका योग कर लीजिए, वो पदों की संख्या कितनी है उसका हमें भाग देना है। ठीक है, तो ये देखिए पद कितने दे रखे हैं? 9, 8, 27, 36, 45। इन सबको हमने प्लस कर लिया, इन सबको प्लस कर लिया तो क्या आएगा? 125। और संख्या कितनी है नीचे? 5। यानी कि ये नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा वो क्या आएगा? 25। इजी है। चलिए अब देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है। वैसे गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जो है उनसे न्यूमेरिकल नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है? यह श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का मूल होता है, यानी रूट होता है। जितनी उस श्रेणी में संख्याएं हैं, मान लीजिए श्रेणी की संख्या है 2, तब इनका जो रूट है 8 मल्टीप्लाई बाय 32 16 होगा। तो गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 16। अब गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? देखिए पहला पॉइंट है इसमें, श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त होता है। मतलब कि जो गणितीय विवेचन हायर लेवल पे होते हैं उनमें ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा यूज़ होता है। सीमांत पदों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जो सीमांत पद हैं इनमें उसका कम प्रभाव पड़ता है। अनुपात एवं प्रतिशत वृद्धि दरों को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ। ये लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, 4th नंबर की और 5th नंबर की, कि अगर अनुपात, प्रतिशत और वृद्धि दर निकालनी है किसी चीज़ की तो जो मीन यूज़ होगा वो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होगा उसके लिए, है ना। अगला पॉइंट देखिए, किसी आवृत्ति में अत्यधिक विषमता होने पर यह माध्य उपयुक्त समझा जाता है। कोई फ्रीक्वेंसी है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो कौन सा मीन यूज़ होगा? ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए हरात्मक माध्य क्या होता है? हरात्मक माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के पदों की संख्या को उन पदों के व्युत्क्रम के योग से भाग देने पे प्राप्त होता है। रेसिप्रोकल जो है मतलब उल्टा कर देना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, उल्टा करके उसका भाग जो नंबर से, मतलब फ्रीक्वेंसी के जितने नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। वैसे हरात्मक माध्य से क्वेश्चन आता नहीं है, या तो आएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़, या मैक्सिमम चांस है समांतर माध्य से, या फिर माध्य का बहुलक। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। अब देखिए माध्यिका की बात कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है? केंद्रीय मध्य मूल्य होता है, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका जो मध्य मूल्य है वह माध्यिका कही जाती है। अगर हम इसमें इंडिविजुअल श्रेणी की बात करें, कोई समंक दिए गए हैं आपको, एक श्रेणी दी गई है, समंक माला दी गई है और वो इंडिविजुअल श्रेणी है, तो उसको कैसे करना होता है? उसको करना होता है सबसे पहले जो आपको श्रेणी दी गई है उसको आरोही या अवरोही क्रम में हम जमाएंगे। ठीक है, पहले हम नंबर्स डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और फिर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको या तो हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, या लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जनरली क्या होता है, लोएस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र कैसे यूज होता है इसमें, साइज ऑफ मीडियन क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 10 आपके पास फ्रीक्वेंसी के नंबर है, प्लस उसमें आप क्या करेंगे, 1 करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो अब मीडियन आपका आ जाएगा। बहुत ही ईजी है ये। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी ईजी है ये। खंडित श्रेणी की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको कैसे करना है देखिए। कोई आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है किसकी, मीडियन की, तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। संचयी आवृत्ति क्या हो गई, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे करना है आपको, ये आपके पद हो गए, पद संख्या हो गई, ये आप जो सेकेंड लाइन दिख रही है, ये सेकेंड लाइन आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 227। कैसे आई, सबसे पहले हम ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसको प्लस प्लस करते जाएंगे। कैसे करेंगे, 2 का 2 आ जाएगा, 2 में हम क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे, फिर 17 प्लस करेंगे, फिर 29 प्लस करेंगे, फिर 38 प्लस करेंगे। इस तरीके से कम्युलेटिव हम इनको प्लस करते जाएंगे, तो एंड में जो हमारे पास संख्या आएगी वो आएगी 227, है ना। फिर इसको कैसे सम में यूज़ करना है, फिर आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप n जो लेंगे वो 227 लेंगे, क्योंकि हमने इसको कम्युलेटिव क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। तो क्या आ गया आपके पास 227। अब n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 क्या हो गया, 227 में हम प्लस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 114 इसका क्या आएगा, मीडियन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुलक की। मोड क्या होता है देखिए, अधिकतम आवृत्ति वाला पद बहुलक होता है, ठीक है। बहुलक के गुण क्या होते हैं, एक तो चरम सीमाओं का न्यूनतम प्रभाव होता है, मतलब इसमें जो हाईएस्ट नंबर्स होते हैं उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बिंदु रेखीय रीति जो होती है, इसमें पॉइंट मेथड जो होता है उसके लिए ये बहुलक ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम ग्राफ में जो फिगर्स होते हैं उनको इंडिकेशन करते हैं, या ग्राफ में हम कोई चीज़ दिखाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है उसमें। अब बहुलक के दोष की बात कर लें तो चरम सीमाओं की उपेक्षा करता है, अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है, बीजगणितीय विवेचन बहुलक के माध्यम से नहीं हो सकता, और भ्रमात्मक औसत इसके होते हैं, ठीक है। चलिए एक और इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो औसत होते हैं यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं, इनमें संबंध क्या होते हैं। देखिए अगर कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, कोई भी समंक माला है, वो अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, तो मीन, मोड और मीडियन दोनों क्या, तीनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इसके अलावा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में क्या संबंध होता है, मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो जो ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।